नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी सेंटर शो में। हम इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं। अगर आज बात करें तो गलवान वैली को लेकर के जो सैन्य स्तर की बातचीत है वो आज फिर बेनतीजा रही। इसके अलावा अच्छी बात भी एक सामने निकल कर आई है। जो 4 से 5 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका इलाज यहां पर लद्दाख में सैन्य अस्पताल में चल रहा था, उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। और साथ में कुछ जवान जिनको मामूली चोटें आई थी वो भी बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। सेना है, उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि कोई बहुत ज्यादा ट्रूप मूवमेंट नहीं है और ना ही जो रोड्स हैं बॉर्डर की तरफ जाने वाली उनको ब्लॉक किया गया है। अगर आपको बताएं तो जो पूरा स्टैंड ऑफ हुआ था उसमें 20 जवान जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, उनका सबका पोस्टमार्टम हुआ। आज सुबह यहां पर कमांड जो 14 कोर का है उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद हवाई जहाज के जरिए उनके पार्थिव शवों को उनके घर गांव भेज दिया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया। और अगर यहाँ बात करें, आज हमने यहाँ पर इनके जो लद्दाख के सांसद हैं जामयांग से बात की। उनका भी यही कहना है कि पिछले 1 महीने से लगातार यहाँ पर स्टैंड ऑफ चल रहा है और जो लद्दाखी हैं वो वन टाइम सोल्यूशन चाहते हैं। और आज भारत चीन मुद्दे पर देश के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत का कोई भी जवान लापता नहीं है। इसके अलावा कोई भी जवान चीनी सेना के कब्जे में भी नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा, गलवान घाटी के खूनी संघर्ष में कोई जवान लापता नहीं है। 6 जून को भारत चीन में पीछे हटने पर सहमति बनी थी और चीन को इस सहमति का पालन करना था। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हम बातचीत से मतभेद सुलझाने के पक्ष में हैं और दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद आज फिर भारत और चीन के बीच मेजर जनरल लेवल की बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो ये बातचीत आज भी बेनतीजा रही। ताजा हालात की बात करें तो पहले चरण की बातचीत बेनतीजा रही। सीमा के इलाकों को खाली करने के आदेश नहीं, इंटरनेट की डेटा सर्विसेज बंद की, फोन सर्विसेज जारी, श्रीनगर लेह हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद नहीं है। क्या चीन गलवान नदी के बहाव को रोकने या बदलाव करने की कोशिश कर रहा है? एनडीटीवी को मिली सैटेलाइट तस्वीरों से तो ये साफ नजर आ रहा है। 15 जून को चीन और भारत के सैनिकों के बीच जहां पर खूनी संघर्ष हुआ, उसी से कुछ 100 मीटर की दूरी पर चीन की गतिविधि साफ नजर आ रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के बिल्कुल पास झड़प हुई थी और यहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर गलवान नदी में चीनी बुलडोजर उतरे हुए हैं और काम कर रहे हैं। करीब ही श्योक नदी भी आपको दिख रही है। इस दूसरी प्लेट में इसी तस्वीर को थोड़ा और करीब से देखिए। साफ दिख रहा है कि गलवान नदी का पानी वहां तक साफ नीला है और जहां तक चीनी बुलडोजर है, लेकिन उसके बाद श्योक नदी में मिलने से पहले इसका पानी मटमैला हो जाता है। सवाल यह है कि चीनी बुलडोजर क्या नदी के पानी को रोक रहे हैं या फिर उसके बहाव के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और अगर हां तो उनकी साजिश क्या है। ये तीसरी तस्वीर बता रही है कि चीनी बुलडोजर गलवान नदी में जहां काम कर रहे हैं वो एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा से महज 600 मीटर दूर है। उसी जगह पर गलवान नदी श्योक नदी में मिल जाती है। अब आपको चौथी तस्वीर दिखा रहे हैं। यह है गलवान घाटी में वो जगह जहां चीनी जवानों के रहने के लिए प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये काफी तादाद में है और इनमें सैकड़ों चीनी जवानों के रहने की जगह है। और ये 5वीं तस्वीर बता रही है कि रहने के इस ठिकाने से कुछ ही मीटर की दूरी पर गलवान नदी के साथ साथ 100 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये चीन की तैनाती को साफ दर्शा रहा है और साथ ही इस इलाके में चीन की मंशा को भी। हमने आज लद्दाख के सांसद जामयांग से बात की। उन्होंने कहा है कि ये 1962 का भारत नहीं, ये 2020 का भारत है और ये वक्त आ गया है कि भारत अक्साई चीन को भी वापस ले। सर, लगातार आप बात कर रहे हैं चाइनीज एस्केलेशन को लेकर के और आप सांसद भी हैं यहाँ कर। अब जो स्टैंड ऑफ शुरू हो गया है सर, गालवन में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, एक लद्दाखी के तौर पर, एक लद्दाखी आवाज के तौर पर सर आपका क्या व्यू है? लद्दाख के यहाँ के जो सिविलियन पॉपुलेशन जो है, यहाँ के निवासी, यहाँ के लोग जो है, उनके जो भावनाएं हैं, मैं उस भावनाओं के आधार पे ये कह सकता हूँ लद्दाख के जितने भी यहाँ के सिविलियन सिटीजन्स है वो देश के सेना के साथ खड़े हैं और देश के साथ खड़े हैं। ये सारा जो है हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, ये भारत सरकार का है, ये भारत देश का है और ये लद्दाख का पार्ट है। तो
इस पे हमारा क्लेम जो है मैं समझता हूँ हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा है। और वापस लेने में बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये क्या मुमकिन है। मैं इसको आसान भी नहीं मानता हूँ, बेशक मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन भी नहीं होगा। लेकिन आज इस वायलेंट स्टैंड ऑफ के बाद जिस तरह हमारे जवानों ने जो देश के लिए शहादत दी, जो शहीद हुए, उसके बाद मैं समझता हूँ अब टाइम आ गया है हमें अपने इंडियन टेरिटोरी जो चाइना ऑक्युपाइड है, जिसको अक्सर चीन के नाम से जाने जाते हैं, अभी वापस लेने का टाइम आ गया है। मैं समझता हूँ तो बातचीत के अलावा थोड़ा सा सख्ती भी दिखानी होगी हम लोगों को। ये मुझे नहीं लगता कि मैं गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आज का जो देश के सरकार है वो 1962 की सरकार नहीं है। ये क्लियर शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, ये देशवासियों को जानना चाहिए। आज जो है 2020 का सरकार है और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जो है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी है। हमेशा ये जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं और वो करते हैं। हाल ही में जो पाकिस्तान के साथ जो पिछले सालों में जो हुआ था, वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले मोदी जी ने साफ लफ्ज़ों में ये कहा था कि हमारे देश के जो जवानों की जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। वही लाइन जो है कल मोदी जी ने फिर से दोहरा के कहे हैं। तो उसी से हम सबको विश्वास हो जाना चाहिए कि सरकार इस कॉम्पिटेंट, आज के देश का सरकार जो है वो पक्ष विपक्ष को देख के, इस पार्टी उस पार्टी को देख के काम नहीं कर रहे। वो देश के लिए काम कर रहे हैं और देश के लिए ही काम करेंगे। तो इस सूरत में मैं समझता हूँ सरकार ने क्या करना है वो ऑलरेडी सोच रखी है। सर, आखिरी सवाल आपसे। सर, आप एक महीने से काफी आप बात कर रहे हैं चाइनीज इंक्लूजन को लेकर के। प्रधानमंत्री ने भी कल कहा है कि हमारे जवान मारते मारते मरे हैं और उनका जो बलिदान है वो जाया नहीं जाएगा। आपको लगता है जो सरकार अब तक कर रही है वो ठीक कर रही है, एनफ है, या फिर और कुछ करने की जरूरत है? जैसे आपने कहा कि सरकार को क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तो और क्या लगता है आपको एज ए लद्दाखी कि और भी कुछ ऐसा होना चाहिए, बातचीत के अलावा भी कुछ ऐसा एक रास्ता होना चाहिए जिससे कि जो लद्दाख में जो सेंटिमेंट्स हैं उनको भी समझाया जा सके कि नहीं, ये भारत चीन का मसला है, इसको कूटनीतिक तौर पर भी सुलझाया जा सकता है? जब से ये इशू अभी का जो रिसेंट का जो इशू आए थे, इस इशू आने के बाद मैंने 18 मई से मैंने अपना LAC का टूर जो शुरू किया, चुमूर से होके, हनले कुयूल से होके, डमजोक से छागा। फिर उसका नेक्स्ट फेज जो है मैंने इस 4, 5, 6 तारीख को इस तरफ के LAC जो आज मीडिया में जो बहुत चर्चित है, वहाँ से मैंने 4 पोस्ट तक मैं गया हूँ, थकुंग पोस्ट तक भी मैं गया हूँ और देश के जो सिपाहियों से भी मैं मिला हूँ और वहाँ रहने वाले सिविलियन पॉपुलेशन जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक पार्ट है, मैं सबसे मिल के आया हूँ। और उन दिनों भी मैंने यही कहा था, आज भी मैं यही कहता हूँ, यहाँ के सिविलियन पॉपुलेशन का जो भावना है, कोई भी देश, चाहे यहाँ के सिविलियन हो या कोई दिल्ली में रहने वाले हो, मुंबई में रहने वाले हो, मैं समझता हूँ कोई भी जो सिटीज़न ये नहीं चाहते हैं कि वार हो, युद्ध हो, जंग हो। क्योंकि अगर जंग होता है तो फर्स्ट जो इफेक्ट जो है वो वहाँ के रहने वालों पे असर होता ही होता है और उसको भरपाई होने में बहुत सालों लगते हैं। मैंने ये भी कहा कि हम युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं और देश के सरकार भी यही कहते हैं, क्योंकि ये केवल चाइना के लिए नहीं, इंडिया के लिए भी बहुत सारे हमें कॉस्ट पे करना होगा। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी कहा और आज भी कहते हैं, लद्दाख के किसी को भी आप माइक लगा के पूछ लीजिए, ये कहते हैं कि देश जो भी फैसला लेंगे हम उसी फैसले के साथ, हम देश के साथ, पहले भी हम भारत माता की जय करते थे, आज भी हम करते हैं और फ्यूचर में भी, भविष्य में भी हम वही करेंगे। इसलिए यहाँ लद्दाख के जो 100% रहने वाले जो है आज देश के साथ खड़े हैं। इस जो वायलेंस स्टैंड ऑफ के बाद देश जो है सरकार के माध्यम से कुछ भी निर्णय ले, हम सरकार के साथ खड़े हैं। सख्त निर्णय की सरकार, सख्त निर्णय के साथ हम खड़े हैं। चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर बहस तेज हो गई है। इसी बीच भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी के साथ किए 471 करोड़ की एक डील को कैंसिल कर दिया है। इसके पीछे दलील दी गई है कि चीनी कंपनी का काम बेहद सुस्त है।
चीन को एक छोटा सा झटका रेलवे की परियोजना में लगा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय के बीच 417 किलोमीटर के रास्ते में चीन के नेशनल रेल इंस्टीट्यूट को ई सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन का काम करना था, मगर रेलवे ने 471 करोड़ का यह ठेका रद्द कर दिया। आधिकारिक तौर पर दलील दी कि चीनी कंपनी का काम बहुत धीमा था। 4 साल में 20% काम ही हुआ। लेकिन रेलवे में चीनी सामान की बहुतायत है। हर साल बनने वाले 7 से 8 हजार कोच में बहुत सारा सामान विदेशी और चीनी भी होता है। एक कोच में 4 एयर स्प्रिंग लगे होते हैं जो 2 पहियों के बीच होते हैं। एक कोच पर 4 लाख रुपए पड़ते हैं। इसका कंट्रोलिंग सिस्टम भी 1.5 लाख रुपए का होता है। हर कोच के ब्रेक इक्विपमेंट की कीमत 15 से 20 लाख रुपए के बराबर होती है। एलईडी लाइट, स्विच और फायर प्रूफिंग इलेक्ट्रिक केबल्स के रॉ मटेरियल की कीमत हर कोच में 10 से 15 लाख बैठती है। सीट और बर्थ में लगने वाला पॉलीयूरेथेन फोम एक कोच में करीब 3 से 4 लाख रुपए का पड़ता है। खास बात यह है कि कई चीनी कंपनियों के साथ अब भी रेलवे का करार है। 6000 LBH एक्सेल्स को लेकर $44,70,000 का करार इस साल मई के महीने में हुआ, जिसकी पूरी डिलीवरी अक्टूबर तक होनी है। 4000 LBH एक्सेल्स को लेकर चीन की एक दूसरी कंपनी से $30,40,152 का करार इसी साल मार्च में हुआ और 3 महीने में पूरी डिलीवरी तय हुई। 15,000 ब्रॉडगेज एक्सेल्स का $1,48,45,000 का करार पिछले साल अक्टूबर में हुआ, जिसकी पूरी खेप 7 महीने में भारत को मिलनी थी, मगर मामला अटक गया। तो क्या आने वाले दिनों में इन 3 कंपनियों के करार पर भी खतरे के बादल हैं? सूत्र बता रहे हैं कि रेलवे इनके विकल्प देख रहा है, लेकिन यह भी देखना होगा कि ऐसे हर विकल्प की एक कीमत होगी। घाटे में चल रहे रेलवे को इस पर भी विचार करना होगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि BSNL के 4G इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सरकारी सूत्रों की माने तो मंत्रालय ने BSNL से कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाए। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियां अपने वर्तमान नेटवर्क में हुवेई के साथ काम कर रही हैं, जबकि ZTE सरकारी BSNL के साथ काम करती है। सरकार का यह फैसला लद्दाख में भारी तनाव के बीच आया है। ब्रेक के बाद देखिए देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले जवानों के अंतिम विदाई में उमड़ी लोगों की भीड़। मोबाइल भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले जवानों का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। उनके अंतिम संस्कार में उनको आखिरी विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। गुरदासपुर में सतनाम सिंह, बिहटा में सुनील कुमार, तेलंगाना में कर्नल संतोष बाबू, पटियाला में मनदीप सिंह, रायपुर में गणेश कुंजाम और पश्चिम बंगाल के बीरभूमि में राजेश ओरंग के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सोमवार की रात चीनी सैनिकों के साथ झड़प में हमारे 20 जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, जिनमें सबसे ज्यादा 13 जवान बिहार की 2 अलग अलग रेजिमेंट के थे। 1975 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत और चीन के बीच झड़प में सैनिकों की शहादत हुई है। आज के लिए सिटी सेंटर में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए NDTV इंडिया।